The next topic that we have to study is statutory interpretation. Now, first and foremost, we have to understand what is a statute, right? Statute is any act made by the parliament. So, democracy का rule क्या है? That you elect representatives who sit in the parliament, they debate, and there's a procedure, they make law. This law is known as statute law. अब जो स्टैच्यूट लॉ होता है वो पार्लियामेंट निकालता है, और अगर हम शुरू में देखें तो द प्राइमरी रोल फॉर जजेस का प्राइमरी रोल क्या है कि जो पार्लियामेंट आपको स्टैच्यूट बना के देता है, यू हैव टू इंटरप्रेट इट एंड गिव इफेक्ट टू इट. जजेस को पार्लियामेंट के स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करके उसको क्या देना है, इफेक्ट देना, मतलब उसकी लैंग्वेज पढ़नी है और जो कह रहा है उसको जजमेंट, उसके बेस पे जजमेंट देनी है. अब दैट इज स्टैच्यूट इंटरप्रिटेशन, राइट? जजेस का काम यही है. बट सवाल ये उठता है कि जजेस ने काफ़ी फॉर्मल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बना लिए हैं, काफ़ी रूल्स बने इंटरप्रिटेशन के. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाई डू यू नीड फॉर्मल रूल्स? इट्स जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? व्हाई कांट यू जस्ट रीड इट एंड इंटरप्रेट इट? व्हाई डू यू नीड फॉर्मल रूल्स? सो वी नीड फॉर्मल रूल्स. व्हाई? बिकॉज व्हेन द पार्लियामेंट मेक्स स्टैट्यूट्स, तो उन स्टैट्यूट्स में हो सकता है कि कभी कभी ब्रॉड टर्म्स हो. ब्रॉड टर्म्स का क्या मतलब है? ऐसी टर्म जिसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो. सो एक एग्जांपल जो आपको हमने क्लास में भी कराई थी और नोट्स में भी होगी, डेंजरस डॉग्स एक्ट एक निकला था, पार्लियामेंट निकाला. व्हाट इज अ डेंजरस डॉग? तो डेंजरस डॉग की डेफिनेशन में लिखा था एनी डॉग विच इज ऑफ द टाइप ऑफ पिटबुल टेरियर. टाइप का क्या मतलब है? एनी डॉग विच इज अ टाइप ऑफ पिटबुल टेरियर इज अ डेंजरस डॉग. तो सवाल ये उठता है कि टाइप कैन बी व्हाट? द साइज ऑफ पिटबुल टेरियर, उसके जितना साइज वाला डॉग, विशियसनेस पे, कलर पे, फीचर्स पे. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप? टाइप इज अ ब्रॉड टर्म. सो जज नीड्स टू हैव फॉर्मल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन टू टैकल दिस प्रॉब्लम अगर ब्रॉड टर्म आ जाए. दूसरा क्या हो सकता है? एम्बिगुअस टर्म्स, कंफ्यूजिंग, ऐसी टर्म्स जिसके मल्टीपल मीनिंग्स है, वो अगर किसी स्टैट्यूट के अंदर है तो जजेस को ऑब्वियसली रूल्स चाहिए टू इंटरप्रेट दिस. देन देयर आर चेंजेस इन लैंग्वेज. सो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के जो स्टैट्यूट्स हैं वो तो बहुत पहले के भी निकले हुए हैं, राइट? बहुत स्टैट्यूट्स तो 18th सेंचुरी से हैं. अब उसके अंदर जो उस टाइम पे लैंग्वेज यूज होती थी वो वाली लैंग्वेज यूज हुई होगी. सो यू रिमेंबर, राइट? शेक्सपियर के टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज वाज कंप्लीटली डिफरेंट. राइट नाउ इट्स डिफरेंट. देयर आर सो मेनी न्यू वर्ड्स, सो मेनी डिफरेंट वर्ड्स हैव नाउ सो मेनी डिफरेंट मीनिंग्स. So that is why changes in language होता है time to time. So the judges have to make rules of interpretation to tackle this problem and give a proper interpretation. And then there is development in society. So society develops, so there can be new situations coming in and out, right? So judges, law बहुत पुराना हो लेकिन situation अब change हो गई हो, तो judges by virtue of interpretation have to make sure कि they can cater to the new developments and interpret the law in line with new developments. So therefore you need formal rules of interpretation. So the first concept, statute is act, law made by the parliament. And when parliament make statute law, right, judges का काम क्या है? To interpret the statute and give effect to the intention of the parliament. Now for that, judges have made rules of interpretation. But why are these rules required? Because sometimes there can be broad terms, ambiguous terms, changes in language, development in society, for which formal rules of interpretation are required. जरूरी है उनकी. अब जब हमने ये क्वेश्चन टैकल कर लिया कि क्यों रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो अब सेकंड जो हमें चीज देखनी है वो है कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है? व्हाट आर दीज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? So I made a model answer for you and you have that, right? So keep that in front of you while you are listening to this lecture. First rule जो judges ने बनाया वो है literal rule. Now literal rule is the first rule and which you have to study. And literal rule क्या है? The judges give the literal interpretation of the statute. जो literal interpretation होता है उसी को जज दे देते हैं. Literal interpretation means जो ordinary dictionary meaning होता है of the word. So जो भी word है statute में यूज किया, जज डिक्शनरी खोलेगा, जो उसकी literal meaning है उसको इफेक्ट दे देगा. That's it. Whether it leads to justice, injustice, whether it leads to absurdity, बिल्कुल weird situation है तो भी जो डिक्शनरी का मीनिंग है वही लगा. So literal rule क्या प्रमोट करता है? Certainty. क्यों certainty प्रमोट करता है? क्योंकि हमें पता है अगर जजेस ज्यादातर लिटरल रूल लगा रहे हैं तो मी एज अ लॉयर, अगर कोई मेरा क्लाइंट आएगा और मैंने देखा कि लॉ के अंदर उसने कुछ गलत किया है, तो मैं कोई वर्ड के अंदर मुझे अगर कंफ्यूजन होगी तो मैं बोलूंगा डिक्शनरी निकाल के कि हाँ जजेस तो यही मीनिंग दे देंगे, चाहे जस्टिस हो या ना हो. तो यू नो दिस इज व्हाट इज गोना हैपन. So literal rule promotes certainty, but at the same time can cause injustice. So हमने केस जो किया है वो किया फिशर वर्सेस बेल. So फिशर वर्सेस बेल के अंदर फैक्ट्स क्या थे कि there was a person, he was selling flick knives. नाइफ्स बेच रहा था अपनी दुकान में, ऑब्वियसली बेच रहा था इसलिए उसने डिस्प्ले पे रखी थी.
तो डिस्प्ले पे दुकान में नाइफ्स रखी हुई थी और एक लॉ था, उसके अंदर ये था कि इट इज अ क्राइम टू ऑफर का वर्ड यूज किया था, ऑफर टू सेल फ्लिक नाइफ्स, कि अगर कोई ऑफर करेगा फ्लिक नाइफ्स बेचना, ऑफर करेगा, ही विल कमिट अ क्राइम। तो जजेस ने लिटरल रूल लगाया। ना आगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी आप मेरे साथ पढ़ोगे, सेकंड A2 में पढ़ेंगे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। उसके अंदर कॉन्सेप्ट यह है कि वेन एवर गुड्स आर ऑन डिस्प्ले दे आर लिटरली नॉट ऑफर्स, दे आर इन्विटेशन टू ट्रीट, राइट, दैट्स अ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, राइट, कि जो डिस्प्ले पे गुड्स होते हैं लिटरली वो ऑफर नहीं होते, दे नॉट ऑफर्स टू सेल, दे आर इन्विटेशन टू ट्रीट, यानी आप उसके आप डिस्प्ले करके लोगों से ऑफर निकलवाना चाहते हैं। So since they were literally not offered, he was not liable, but this is absurd. उसने अपनी दुकान के अंदर obviously बेचने के लिए रखा था, लेकिन literal rule लगाया तो ऑफर नहीं कर रहा था literally, तो बच गया। So this is the literal rule. Apply the plain ordinary dictionary meaning of the word and give effect to it whether it leads to justice or not. अब literal rule के बाद जो second rule है वो क्या है? Golden rule. Now golden rule क्या है? That अगर literal rule injustice करता है, for example, तो golden rule was coined by Lord Wensleydale, और Lord Wensleydale ने क्या बोला कि अगर एक word है, right, और उसके multiple मतलब है तो वो वाला मतलब चूज करो जिससे वो justice कर ले। लेकिन अगर एक word है जिसका एक ही मतलब है, literally एक literal rule लगाओ तो एक ही मतलब निकलता है उसका, और जो एक मतलब निकल रहा है it causes injustice हो रहा है उसकी वजह से, तो फिर गोल्डन रूल यूज करने का ऑप्शन है। और गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर एक ही वर्ड है, एक ही मतलब है उसका, इनजस्टिस हो रहा है उसकी वजह से, सो जजेस कैन पुट वर्ड्स इन द स्टैट्यूट, जजेस कैन इनकॉर्पोरेट वर्ड्स इन द स्टैट्यूट टू मेक इट जस्ट। तो री सिक्सवर्थ में क्या हुआ था, एक बेटा था, उसने अपनी मदर को मार दिया, ही किल्ड हर, प्रॉपर्टी चाहिए थी उसकी, एंड वो उसका होल एंड सोल एक ही बेटा था, और मदर डाइड विदाउट अ विल होती है ना इसमें जायदाद आप देते हो, तो जब विल नहीं होती है, मदर की कोई विल नहीं थी, तो जब विल नहीं होती है तो लॉ, स्टैट्यूट लॉ ये कहता है, पार्लियामेंट का लॉ ये कहता है दैट द प्रॉपर्टी विल पास टू द नेक्स्ट ऑफ किन, राइट, ब्लड लाइन में कौन नेक्स्ट है उसको, अब वो माँ का एक ही बेटा था खाली, तो नेक्स्ट ऑफ किन कौन हुआ, बेटा, तो द मदर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो बेटे को जा रही थी जिसी ने उसका खून किया था। तो जजेस ने लिटरल रूल लगाया पहले, जब लिटरल रूल लगाया तो कौन से वर्ड का नेक्स्ट ऑफ किन, ये वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या था, नेक्स्ट इन ब्लड लाइन, नेक्स्ट इन ब्लड वाज द सन, देयर वाज नो अदर मीनिंग, बट देयर वाज अनजस्ट, इनजस्टिस हो रहा था कि हाउ कैन समवन किल अनदर पर्सन एंड गेट ऑल हिज प्रॉपर्टी, दैट्स रॉन्ग। तो जजेस ने क्या किया, गोल्डन रूल इन्वोक किया, और गोल्डन रूल इन्वोक करके क्या किया, पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर वर्ड्स इनकॉर्पोरेट किए। क्या वर्ड्स इनकॉर्पोरेट किए, द वर्ड्स दैट दे इनकॉर्पोरेटेड वर the next of kin, but only if he has not killed the deceased. जजेस ने गोल्डन रूल यूज करके वर्ड डाल दिए कि नेक्स्ट ऑफ किन, बट खाली तभी नेक्स्ट ऑफ किन को जब उसने मारा ना हो उसको, जो जिसकी प्रॉपर्टी हो। तो ये वर्ड डाल के उन्होंने जस्टिस कर दिया कि बेटे को प्रॉपर्टी नहीं मिली। दिस इज द गोल्डन रूल। क्या है गोल्डन रूल, कि अगर लिटरल रूल का मीनिंग एक ही मतलब होता है, लिटरल मीनिंग जो है वो इनजस्टिस करता है, तो फिर कोर्ट्स कैन इन्वोक द गोल्डन रूल, and by virtue of the golden rule can put words in the statute, and by keeping the words in the statute they can make it just. That's the golden rule. Re Sigsworth. अब तीसरा mischief rule. अब mischief rule क्या है, mischief rule is a little wider than the golden rule. और मिस्चिफ रूल का रूल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हिडन्स केस से निकला था, बहुत पुराना रूल है, और वहां पे रूल के तहत जजेस को ये, जो द जज हु यूजेस दिस, ही डज नॉट लुक एट द वर्ड्स, लिटरल मीनिंग को नहीं देखता, जो वर्ड होता है स्टैट्यूट का उसको नहीं देखता जज, वो क्या करता है, वो पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसके पीछे जो मिस्चिफ पार्लियामेंट सॉल्व करना चाह रहा था। यानी देखो, पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो ज़्यादातर क्यों बनाता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए लॉ बनाया ना, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, इसको सॉल्व करना है तो ये लॉ निकाला हमने, राइट। तो ऑब्वियसली हर लॉ के पीछे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, वो निकालते हैं लॉस की वजह से। तो मिस्चिफ रूल ये कहता है कि आप वर्ड नहीं देखो स्टैट्यूट में, आप वो प्रॉब्लम देखो जो पार्लियामेंट सॉल्व करना चाह रहा था, और ऐसी इंटरप्रिटेशन दो उस सेक्शन की, उस लॉ की, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और रेमेडी एडवांस हो जाए। यानी ऐसा जजमेंट दो, आप उसको इंटरप्रिटेशन करके ऐसी जजमेंट दो कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए।
That is the mischief rule. And the application of this rule was seen in the case of Smith versus Hughes. Smith versus Hughes के अंदर facts क्या थे? The facts were that facts क्या थे that there was a brothel, private property पे brothel था with a window, and एक public street थी brothel के इसके बाहर, right? So there was a private property, उस पे window थी और बाहर public road था. और brothel के अंदर there were prostitutes and they were tapping on the windows and calling people in from the public who were walking on the public road. उनको attention grasp करने के लिए windows पे tap कर रहे. अब एक लॉ था जिसके अंदर वर्ड्स क्या यूज किए थे कि इट इज एन ऑफेंस फॉर अ कॉमन प्रोस्टिट्यूट टू सॉलिसिट इन अ पब्लिक प्लेस. यानी प्रोस्टिट्यूशन अगर प्रोस्टिट्यूट है तो वो पब्लिक प्लेस में अगर सॉलिसिटेशन यानी लोगों को अगर अपनी तरफ बुलाती है इन अ पब्लिक प्लेस, इन अ पब्लिक प्लेस, द वर्ड वाज इन अ पब्लिक प्लेस, तो दैट इज अ क्राइम. अब वर्ड क्या था? इन. अब जब ये प्रोस्टिट्यूट्स को पकड़ा तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि लिटरली स्पीकिंग वी आर नॉट इन अ पब्लिक प्लेस. व्हाई? बिकॉज वी आर ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी. और जो हम लोगों को बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं बट वो पब्लिक प्लेस पे चल रहे हैं, बट हम लिटरली तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे थे ना, ब्रॉथल के अंदर, और विंडो से टैप कर रहे थे. सो वी आर लिटरली नॉट इन अ पब्लिक प्लेस. And they were right, literal rule लगाओ, they're not liable. But end of the day, Parliament क्या problem solve करना चाह रहा था? Parliament by virtue of this law did not want people to walk in public places and be solicited. It's uncomfortable, right? कि मैं public area में चल रहा हूँ और मुझे कोई solicit करने चाह रहा है तो मुझे मेरे लिए uncomfortable. तो Parliament यही चाह रहा था कि देखो, if anyone wants to do prostitution, go. You do it in a private premises. But if I am walking on a public place, I should not be bothered by prostitutes. That is the problem. Now, even if the prostitutes were on private property, they were technically bothering people on the public place. So, Parliament का जो problem था वो तो solve नहीं हुआ अगर इनको liable नहीं किया. तो कोर्ट से mischief rule लगाया और क्या बोला कि yes, you are in a public place. You are in a private place. You are not in a public place, but you are bothering people who are on a private place. And the problem that the Parliament was trying to solve was the public road पे लोग freely walk करें. Therefore, they were held liable. तो कोर्ट से क्या किया? प्रॉब्लम जानने की कोशिश की जो पार्लियामेंट सॉल्व कर रहा था और ऐसी इंटरप्रिटेशन दी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. दैट इज द मिशन. नाउ फाइनली द लास्ट इज द पर्पसिव अप्रोच. द लास्ट इज द पर्पसिव अप्रोच. नाउ पर्पसिव अप्रोच क्या है? इट इज बियॉन्ड द मिस्चिफ रूल. तो लिटरल रूल, फिर गोल्डन, फिर मिस्चिफ, फिर उससे भी आगे पर्पसिव अप्रोच आते हैं जो लॉर्ड डेनिंग ने कॉइन किया. और लॉर्ड डेनिंग ने क्या, उसका व्यू क्या था? दैट व्हाई आर जजेस सो फिक्सेटेड अबाउट वर्ड्स. यानी वर्ड्स पे क्यों जाते हो पार्लियामेंट के एक्ट के? आपका काम क्या है कि यू हैव टू गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट. तो अगर पार्लियामेंट ने अंग्रेजी में कुछ और भी लिखा हो, आपका काम ये नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ते हो और बस डिसीजन दो. योर जॉब इज टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऐसा आपको डिसीजन देना है, इंटरप्रिटेशन देना है कि इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट अचीव हो जाए. दैट इज द पर्पसिव अप्रोच. दैट यू हैव टू गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ so this goes beyond that. Don't look at words, just go and look at the intention. Mischief से भी आगे. Mischief में तो हम खाली क्या देखते थे? What was the problem that the parliament was trying to solve? ना, ये एक स्टेप आगे कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, इंटेंशन, नियत क्या थी पार्लियामेंट की, वैसा इंटरप्रिटेशन दो कि नियत अचीव हो जाए. ना जिस टाइम पे आया, पीपल डिड नॉट एग्री विद लॉर्ड डेनिंग बिकॉज ये बहुत वाइड था. एवरीवन लाइक द लिटरल रूल. बट यूरोपियन यूनियन जब ज्वाइन किया यूके ने, तो यूरोपियन लॉ भी साथ इंटरप्रेट करना पड़ रहा था. तो इसलिए लोगों ने फिर इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया. तो विद टाइम पर्पसिव अप्रोच लोगों ने, जजेस ने एक्सेप्ट करना शुरू किया और आज वो एक्सेप्टेबल है. अब सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट तो अलग अलग टाइम पे बैठता है, राइट? 18th सेंचुरी में पार्लियामेंट लॉ निकाले, 19th सेंचुरी में अभी भी निकाल रहे हैं. तो जिस जमाने का लॉ है उस जमाने का पार्लियामेंट तो आज है ही नहीं. उनके लोग भी शायद ना हो.
How will you find out about the intention of the parliament? तो लॉर्ड डेनिंग क्या ओवरऑल इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट किस तरह निकाल सकते हैं हम? स्टैच्यूट के अंदर कोई है इंट्रिंसिक एड्स होती है, यानी स्टैच्यूट के अंदर से हमें पता चल सकता है, और स्टैच्यूट के बाहर से इंट्रिंसिक एड स्टैच्यूट के अंदर से कैसे पता चल सकता है? एम्बल प्रीएम्बल। एम्बल एंड प्रीएम्बल क्या होता है कि स्टैच्यूट की जो हेडिंग होती है और उसके नीचे एक छोटी डिस्क्रिप्शन होती है, उसको एम्बल प्रीएम्बल कहते हैं। उससे हमें पता चल जाता है, जैसे डेंजरस डॉग्स एक्ट, तो डेंजरस डॉग एक्ट पढ़ के हमें पता चल गया कि पार्लियामेंट की नियत क्या है कि डेंजरस डॉग्स कौन से होते हैं उसके बारे में बताएं। फिर उसके नीचे लिखा होगा कि दिस एक्ट इज एनैक्टेड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बीइंग हार्म्ड बाय डेंजरस डॉग्स फॉर एग्जांपल। तो हमें पता चल जाएगा ओके दिस इज द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंडली, स्टैच्यूट के अंदर ही एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी कभी कभी पार्लियामेंट देता है, यानी स्टैच्यूट के एंड में एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, तो उसके अंदर भी पार्लियामेंट क्लैरिफाई कर दे इसका मतलब ये, तो वो भी पढ़ सकते हो, इससे नियत पता चलेगी। एक्सट्रिंसिक एक्ट की बात करें, स्टैच्यूट के बाहर से कैसे पता चलेगा? तो जिस जमाने में एक्ट निकला उस टाइम की न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, उस जमाने की डिक्शनरीज, राइट। देन देयर समथिंग नोन एज हैंसर्ड। हैंसर्ड क्या होता है कि पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो डिबेटिंग होती है ना, आज आप देख रहे हो कि पाकिस्तान में भी नेशनल असेंबली में सब डिबेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, फिर लॉ बनता है, राइट। तो इसी तरह जो डिबेट होती है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग बनती है, दैट रिकॉर्डिंग इज नॉट हैंसर्ड। तो जजेस कैन लिसन टू द हैंसर्ड कि जब डिबेट हो रही हो तो बहुत डिटेल में बात होगी ना लॉ के बारे में, तो उसकी नियत पता चल जाएगी। सो दीज आर वेज इन विच यू कैन फाइंड इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो एंड ऑफ द डे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन क्या है, कि पार्लियामेंट स्टैट्यूट लॉ बनाता है, और स्टैट्यूट लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है, जजेस का काम क्या है कि स्टैट्यूट लॉ को इंटरप्रेट करे और पार्लियामेंट की इंटेंशन को इफेक्ट दे। लेकिन उसके लिए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बनाने जरूरी थे, क्योंकि बहुत दफा स्टैट्यूट के अंदर ब्रॉड टर्म्स होते थे, एम्बिगुअस टर्म्स होते थे, चेंजेस इन लैंग्वेज होती थी, डेवलपमेंट सोसाइटी होती थी, तो वी नीड फॉर्मल रूल्स। एंड द रूल्स दैट दे क्रिएटेड वर फर्स्ट द लिटरल रूल। लिटरल डिक्शनरी मीनिंग लगाओ, चाहे जस्टिस हो या ना हो। गोल्डन रूल, अगर लिटरल रूल इनजस्टिस कर रहा है, एक ही मतलब है, उसकी वजह से जाती हो रही है, तो नए वर्ड्स डाल दो एक्ट के अंदर जस्टिस को अचीव करने के लिए। 6 वर्ड के जैसे मिसचिफ रूल, के वर्ड नहीं देखो, वो मिसचिफ प्रॉब्लम देखो जो पार्लियामेंट सॉल्व करना चाह रहा था लॉ निकाल के, और ऐसा इंटरप्रिटेशन दो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। Purposive approach, that you go one step beyond mischief and you see the intention of the parliament, that why did parliament take out this law, and then give effect to the intention of the parliament, give an interpretation. And initially the purposive approach was not acceptable, but now with time the judges have accepted this. And how can you find the intention of the parliament? Intrinsic aids, extrinsic aids, right? Intrinsic में amble, preamble, explanatory notes. Extrinsic aids में क्या आता है आपका? Your dictionaries of the time, newspapers, clippings of that time जब law निकला होगा, Hansard, debate in parliament, so on and so forth. Up, these are the rules of interpretation. Now, we also have to understand the interpretation के अलावा भी there are certain rules of language. Rules of language भी हैं, और वो नोट्स में आपको लिखा है मैंने. The first rule is jusdem generis. जस्डम जेनेरिस का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। अगर एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया है स्टैट्यूट में और उसके बाद एक जनरल वर्ड दिया, फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट ऑफ वर्ड ये है, राइट, दैट वकास, जैद, साद and all other people in the world, list of words है वकास, जैद, साद, and all other people in the world, ये जनरल वर्ड, लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्लस जनरल, all other people in the world मतलब जनरल सब वर्ड है, राइट, एक्सेट्रा, all other people in the world, everyone else. तो जस्डम जेनेरिस का रूल ये कहता है कि जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स और उसके बाद एक जनरल वर्ड आया है, जैसे वकास, साद, जैद और साद, and all other people in the world, then it is limited to the type of the listed word. Meaning all other people in the world का मतलब नहीं है all other people in the world. It should be limited to the type of the listed word. यानी कि आपको क्या मिल रहा है कि साद, वकास, जैद and all other people बोला ना, ये तीन की टाइप क्या है? Are they all males? Yes. So it means all other males in the world. Right? So इस तरह हमें देखना है. So for example, again, मुस्कान, Dua, Maryam, and all other people in the world. Muskan, Dua, Maryam are listed words, specific. And then is a general word, all other people in the world. It will be limited to type of the listed word. Meaning ये तीन क्या है? Females, all other females in the world. That is justum generis. अब दूसरा रूल इससे लिंक्ड है.
कि if a list of the words is not followed by a general word, कि एक list है इसके बाद कोई general word है ही नहीं, then it is limited to the type of the listed word. Then it's limited to the listed words only. तो अगर मैं लिखा है जैद, वकास एंड साद, फुल स्टॉप, कोई जनरल वर्ड ही नहीं डाला, बस लिस्टेड वर्ड्स डाला, दैट मीन्स इट इज लिमिटेड टू द लिस्टेड वर्ड्स ओनली, यानी कि और कोई नहीं, खाली जैद, साद और वकास बस. ये सेकंड. इसी तरह अगर लिखा है मुस्कान, दुआ और मरियम, full stop, no one other people in the world, but full stop. It means only Muskan, Dua and Maryam, full stop, finish. That is the second rule of language, very simple. And the third rule of language is the word is known by the company it keeps. मतलब वर्ड को अगर अकेला पढ़ोगे तो उसका मीनिंग समझ नहीं आ सकता, लेकिन पैराग्राफ में पढ़ोगे तो मीनिंग समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ राइट, वर्ड क्या बोला मैंने आपको, राइट, तो राइट तो आप कहोगे, राइट के तो बहुत मतलब है, राइट मतलब राइट जाना, राइट मतलब करेक्ट, राइट मतलब ह्यूमन राइट्स वाला राइट, हक हुकूक, राइट. सो राइट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग. सो इफ आई रीड जस्ट वन वर्ड, मैं लिख दूं राइट, तो आपको नहीं समझ आएगा इसका मतलब. लेकिन अगर मैं सेंटेंस में पढ़ूं उसको तो आपको समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है. तो इफ आई से दैट आई वाज लॉस्ट सो आई वेंट राइट, तो आप समझ आओगे अच्छा पूरा सेंटेंस आपने बोला तो राइट का मतलब ह्यूमन राइट्स नहीं, राइट का मतलब है राइट डायरेक्शन में गया. आई वाज लॉस्ट सो आई वेंट राइट. So that means a word should be read in context, not in isolation. ये तीसरा रूल ऑफ लैंग्वेज है, बहुत सिंपल. सो हमने क्या समझा, हमने क्या पढ़ा भी, हाँ पूरा टॉपिक है ही क्या, बहुत सिंपल टॉपिक है कि पार्लियामेंट स्टैट्यूट लॉ निकालता है और जजेस उसको इंटरप्रेट करता है, एंड उसके लिए जजेस को लैंग्वेज इंटरप्रेट करके जजमेंट देनी है. बट उसके लिए प्रॉब्लम्स आते हैं तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बने हुए हैं, सारे अलग अलग रूल्स हैं. सब जजेस के पास ऑप्शन है, जो मर्जी है जो रूल यूज करना है, हर जज कोई भी रूल यूज कर सकता है. इसके अलावा रूल्स ऑफ लैंग्वेज भी है. तो कंक्लूजन में हमें क्या बताना होगा कि हर रूल का अपना फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है. लिटरल रूल का फायदा क्या है, सर्टेनिटी प्रमोट करता है, यानी कि पता है डिक्शनरी का मीनिंग तो वो तो हमेशा एक ही होगा ना, चेंज तो नहीं कर सकते, सर्टेनिटी. लेकिन कभी कभी इनजस्टिस होता है. गोल्डन रूल है जिससे सर्टेनिटी कम होती है लेकिन जस्टिस प्रमोट होता है. मिशन रूल सिमिलरली, पर्पस अप्रोच तो वर्ड्स देखो ही नहीं, इंटेंशन पे चले जाओ, completely uncertain but always will promote justice. So end of the day what your conclusion should be that rules of interpretation and language are very important because statute के अंदर problems होता है and there are certain rules that have been developed and judges की अपनी मर्जी है कि जिस context में वो जो rule use करना चाहे वो rule use कर सकता है, क्योंकि end of the day judges को किस तरह पहुंचना है, they have to make sure they have to a decision in line with what the parliament wants. And to achieve that, a judge has all the options कि कोई भी rule use कर सकता है to go and achieve that. So that is the topic of statute interpretation. जिसका model answer मैंने आपको बना के दे दिया है. You have to rote learn that, and this is the topic. You have to listen to this and past papers we'll do in our online sessions. Thank you very much.